कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 7। अमर सर बुक स्टोर की तरफ बढ़ गए और मैं और तनु परफ्यूम देखने लगे। काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के कलेक्शन वहाँ मौजूद थे, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा लेना है। तभी अचानक तनु मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अनाया। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा, वो बहुत सीरियस नज़र आ रही थी। तनु, अनाया, मैं जानती हूँ कभी कभी राज सबके साथ बहुत रूडली बिहेव करता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस दुनिया में अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मगर मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द तुम्हें भी उससे प्यार हो जाएगा। वो है ही इतना स्वीट। जानती हो मैं पेरिस क्यों गई थी? मॉडलिंग के लिए। अभी कुछ देर पहले ही तुमने बताया। तनु, नहीं, मैं पेरिस इसलिए गई थी ताकि यहाँ जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसे भूल सकूं। मैं किसी से बहुत प्यार करती थी अनाया, और उसने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करता है। यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे, मगर बाद में मुझे पता चला कि वो मुझे धोखा दे रहा था। मैं बहुत बुरी तरह टूट गई थी अनाया, इसलिए मैंने अपना ध्यान मॉडलिंग पर लगाया और पेरिस चली गई। ये सब बताते हुए मैं तनुजा के चेहरे पर दर्द साफ साफ देख सकती थी। वो आगे बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई भी इसी दर्द से गुजरे, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कभी राज तुमसे ये कहे कि वो तुम्हें पसंद करता है, तो जो कुछ भी तुम्हारे दिल में उसके लिए हो उसे साफ साफ बता देना। उसे कभी अंधेरे में मत रखना। वो अपने रिलेशनशिप में पूरी तरह ईमानदार है, मैं जानती हूँ उसे। अगर वो ये शादी करेगा तो उसे दिल से निभाएगा। मुझसे वादा करो अनाया, तुम कभी उसे झूठ नहीं बोलोगी। पक्का वादा, मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मगर अंदर ही अंदर मुझे गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि मैं हैरी से प्यार करती थी और अमर सर के लिए मेरे मन में कुछ भी नहीं था। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि फ्यूचर में भी कभी ऐसा कुछ होगा। मैं गारमेंट सेक्शन में जा रही हूँ। तनु, ओके, मैं कॉस्मेटिक सेक्शन में हूँ। मुझे तनु से झूठ बोलकर बुरा लग रहा था। अगर मैं उसके साथ रहती तो या तो सच बोल देती या फिर गिल्टी फील कर कर के रोने लग जाती, इसलिए मैं उससे अलग सेक्शन में आ गई। नो बेबी, ये वाला मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा। किसी लड़के की खिलखिलाहट के साथ ये जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरे कान खड़े हो गए। मैंने तुरंत उस तरफ देखा और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। साक्षी। मैं तुरंत वहीं कपड़ों के एक रैक के पीछे छुपकर उसे देखने लगी। दरअसल इस गारमेंट सेक्शन को दो पार्ट में बांटा गया था। वो दूसरी तरफ एक लड़के के साथ थी। साक्षी की पीठ मेरी तरफ थी और वो उस लड़के से इस कदर चिपकी हुई थी कि मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पा रही थी। आखिर है कौन ये बंदा? हैरी। जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं एक और सेल्फ के करीब चली गई। वो मुझे देख न ले, इसलिए मैंने वहीं पड़ा एक कपड़ा उठाकर अपने चेहरे के आगे किया और उसकी आड़ में उन दोनों को देखने लगी। मेरी कोशिश रंग लाई और फाइनली मुझे उस आदमी का चेहरा दिख गया। मैं शॉक्ड रह गई ये देखकर कि साक्षी और किसी के साथ नहीं बल्कि हमारे केमिस्ट्री टीचर मिस्टर स्वप्निल घोष के साथ इस शॉपिंग मॉल में इश्क फरमा रही थी। वो केमिस्ट्री टीचर जिनकी मैं फ़ैन हुआ करती थी, उनके साथ मैं अभी इस झटके से उबरने की कोशिश कर ही रही थी कि किसी ने मुझे कंधे पर टैप किया। अभी देखने देना, कहते हुए मैंने उसका हाथ झटक दिया, मगर फिर दोबारा किसी ने ज़रा ज़ोर से मुझे टैप किया। अबकी मैं खींच कर उसकी तरफ मुड़ी और दबी आवाज़ में बोली, क्या है? मगर सामने देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अमर सर हाथ बांधे खड़े थे, मुझे देख रहे थे। अमर, क्या कर रही हैं आप यहाँ? मिस पारेख गारमेंट्स देख रही थी। एनी प्रॉब्लम? अमर सर की नज़र सीधा फिसल कर मेरे हाथों पर गई और उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में हवा में अपने हाथ लहराते हुए कहा, ये मेंस अंडर गारमेंट सेक्शन है मिस पारेख। अब मेरी नज़र अपने हाथ में पड़े कपड़े पर गई। मेंस अंडरवियर, बस यही कमी रह गई थी। अब मन तो हो रहा था सिर पटक लूँ दीवार पर, मगर तभी मुझे एक और दिव्य ज्ञान मिला कि भरवसनेस में इंसान अक्सर कुछ ऐसा बोल जाता है जो सिचुएशन को सही करने के बदले ख़राब करने का काम करती है। तो क्या प्रॉब्लम है? आपके लिए देख रही थी मैं। बोल तो दिया मैंने, मगर अंदर ही अंदर मेरी आत्मा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और मेरी ज़ुबान को इस बयान के लिए एक साथ हज़ारों गालियाँ दे रही थी।
अमर सर ने मुझे हैरानी से ऐसे घूरा जैसे मैं कोई एलियन हूँ। आई एम श्योर आपको फिट आएगा ये। अब की मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, अमर झल्लाते हुए। क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक क्यों, आप अंडरवियर नहीं पहनते क्या? अमर सर झल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़े और मैं घबराहट में 2 कदम पीछे हट गई। तभी फर्श पर पड़े कालीन में मेरा पैर फंसा। मेरा बैलेंस जैसे ही बिगड़ा, मैंने शेल्फ को पकड़ने की कोशिश की और फिर बूम, पूरी की पूरी शेल्फ कपड़ों समेत दूसरी साइड गिर पड़ी और कपड़ों के ढेर में से निकले 4 लोग मेरे ठीक सामने साक्षी पड़ी करा रही थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो चिल्लाई, यू बहन जी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? जासूसी कर रही हो मेरी? वैसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी। साक्षी, मैंने तंज कसा। अमर, अनाया चलो यहाँ से। साक्षी, लुक हु इज टॉकिंग। कहते हुए साक्षी हंसी। मिस्टर घोष बड़े गौर से मुझे और अमर सर को देख रहे थे। सर ने मुझे उठने में मदद करते हुए उनको हेलो बोला और उन्होंने बड़ी बेशर्मी से वापस साक्षी की कमर में हाथ डाल दिया। मैंने साक्षी को चुप देखकर कहा, तो अब तुम हमारे केमिस्ट्री टीचर को डेट कर रही हो? मन भर गया तुम्हारा हैरी से? अमर सर की पकड़ मेरे हाथ पर मजबूत हो गई थी, मानो वो मुझे चुप होने का इशारा कर रहे हों, मगर मेरा खून खौल रहा था। साक्षी, मैं जो भी हूँ सबके सामने हूँ, कम से कम अच्छी लड़की होने का ढोंग करके अपने मैथ टीचर को डेट तो नहीं कर रही ना? साक्षी ने मुझ पर तंज कसा। अमर, बस बहुत हो गया, जो होना था हो चुका। हम सबकी बेहतरी इसी में है कि जो भी हुआ उस पर सब लोग अपना मुंह बंद रखें। मिस्टर घोष, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी तरफ देखते हुए, मगर शायद किसी और को है। आपकी तो शादी हो चुकी है न सर, हमारी म्यूजिक टीचर मिस वीना से। मैंने एक तरह से उन्हें धमकाते हुए कहा। अमर सर ने मुझे घूरकर देखा, मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मिस्टर घोष, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। मिस अमर, बस बहुत हो गया, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। न तो हमने आपको देखा है और ना ही आपने हमें। हैव ए गुड डे। मिस्टर घोष, कहते हुए सर ने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खींचते हुए वहाँ से बाहर लेकर जाने लगे। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर हमेशा की तरह बेकार जाते जाते मैं साक्षी पर चिल्लाई, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तरफ तो मेरे हैरी को धोखा दे रही हो और ऊपर से किसी की शादीशुदा जिंदगी में भी आग लगा रही हो। अमर, चुप हो जाओ अनाया प्लीज़। वो मुझे खींचते हुए चिल्ड्रन सेक्शन में ले आए थे, जो वहाँ से काफ़ी दूर था। अमर, तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? हर वक्त झांसी की रानी बनना ज़रूरी है? मैं भरसक कोशिश कर रहा था कि सिचुएशन फ्रेंडली बनी रहे, मगर तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी सब कुछ बिगाड़ने में। अगर वो दोनों साथ थे तो हम दोनों भी तो साथ थे। कभी सोचा है अगर ये बात बाहर पता चल गई तो क्या होगा? स्पेशली तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मैंने रुआंसा होते हुए कहा। वो मेरे हैरी को धोखा दे रही है, मैं कैसे चुप रहती? अमर झल्लाते हुए, तुम और तुम्हारा वो क्रश, आई डोंट केयर वो क्या कर रही है उसके साथ, मुझे तुम्हारी फिक्र है अनाया। तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं है मिस्टर घोष कितने खतरनाक इंसान हैं, और फिर तुम तो उनके मुंह पर उन्हें धमकी देकर आई हो। अब अपनी मैरिड लाइफ को सिक्योर करने के लिए न जाने वो आदमी तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेगा। आखिरी लाइन कहते कहते उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैं हैरानी से उनको देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे केमिस्ट्री सर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी हैरान करने वाली बात ये कि इस जल्लाद को मेरी फिक्र हो रही थी, मगर वो क्लास में कितने अच्छे से पेश आते हैं हम सबके साथ, इतने फ़नी तरीके से हर चैप्टर समझाते हैं, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। अमर सर ने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ते हुए समझाया, अनाया इतनी भोली क्यों हो तुम? ज़रूरी नहीं हर इंसान वैसा ही हो जैसा वो दुनिया के सामने खुद को दिखाता है। और मिस्टर घोष वैसे तो बिल्कुल नहीं है जैसा तुम उन्हें समझती हो। बी केयरफुल। ओके, मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। तभी अमर सर का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। वो फ़ोन लेकर साइड में चले गए। 2 मिनट के बाद वो वापस लौटे और बोले, तनु को अभी यहाँ से निकलना होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका एक फ़ोटो शूट है, मुझे उसे ड्रॉप करना है। कहते हुए उन्होंने फिर से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि वो वापस मुझे पकड़कर यहाँ वहाँ घसीटना शुरू करते, मैं झट से पीछे हट गई। अमर हैरानी से, वाट, मुझे शॉपिंग करनी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अमर, अब भी कुछ खरीदना बाकी है? मुझे डायनासोर चाहिए। सर ने मुझे घूरकर देखा और चिढ़ते हुए बोले, जो खरीदना है खरीद लो, और मेरे साथ ही मॉल में घुस गए। रात के 8:30 बज चुके थे। मॉल अब बंद होने वाला था।
मेरे हाथ में इस वक्त 5 शॉपिंग बैग थे जो मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे। मैं बिल्डिंग के बाहर खड़ी अपने सो कॉल्ड मंगेतर का इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि शायद अभी वो मेरे पीछे से निकल कर आएंगे और इन भारी भरकम बैग्स को उठाने में मेरी कुछ मदद करेंगे। मगर मैं शायद कुछ देर के लिए भूल गई थी कि उस जल्लाद से ऐसी कोई भी उम्मीद करना बेमानी है। सो 10 मिनट इंतजार करने के बाद मैं अकेले पार्किंग की तरफ बढ़ गई। हो सकता है वो थककर कार में ही बैठे आराम फरमा रहे हों। मुझे हैरानी हो रही थी, उन्होंने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान सा लग रहा था और फिर ये बिल्कुल नई जगह थी। आखिर में जिसका मुझे डर था वही हुआ। मैं वो जगह भूल चुकी थी जहां हमने गाड़ी पार्क की थी। अब मुझे बुरी तरह डर लगने लगा था। मुझे पापा की याद आने लगी। मेरे इस रास्ते भूलने की आदत की वजह से ही वो मुझे कभी जाने पहचाने जगह पर भी अकेला नहीं छोड़ते थे और उस जल्लाद ने मुझे घर से मीलों दूर इस अनजान जगह पर अकेला छोड़ दिया था। मैं बहुत कोशिश करके आगे बढ़ने लगी, मगर अब तक डर इस कदर मुझ पर हावी होने लगा था कि मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मिस अनाया पारेख, अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गहरे अंधेरे में से निकलकर एक आदमी मेरे सामने चला आ रहा था। जैसे ही मुझे उसका चेहरा दिखा, मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि शायद 2 फीट दूर खड़े इंसान को भी उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती। मिस्टर घोष, मैं घबराकर पीछे हटने लगी, मगर वो नहीं रुके। सच्चाई की जीती जागती मिसाल, किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकती हैं आप, है ना? मैं पीछे हटते हटते किसी चीज़ से टकराकर रुक गई। मैंने हड़बड़ाहट में मुड़कर देखा। मैं मिस्टर घोष की ही कार के बोनट से टकराई थी। अंदर बैठे साक्षी के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कान थी। मुझे अपनी ओर देखता पाकर उसने अपनी एक आंख दबा दी और हंसने लगी। मैं झटके से सामने मुड़ी, लेकिन तब तक मिस्टर घोष बिल्कुल मेरे सर पर आ खड़े हुए थे। घोष, आज अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता, उप्स, आस-पास तो कोई देखने वाला भी नहीं है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, आई प्रॉमिस, एंड आई एक्सट्रीमली सॉरी सर कि मैंने आपसे वो सब कुछ कहा। प्लीज़ जाने दीजिए मुझे। मैंने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उनसे रिक्वेस्ट की। घोष, कार के बोनट पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से में, तुम्हें अमर की बात सुननी चाहिए थी। मेरी हालत ख़राब हो रही थी और मुझे ऐसे देख साक्षी को बहुत खुशी हो रही थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, प्लीज़ 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 किसी को तो भेजो मेरी हेल्प के लिए। मिस्टर घोष ने मेरे चेहरे पर आ रहे बालों को पकड़कर कान के पीछे टक करते हुए प्यार से कहा, ट्राई टू बी अ नाइस गर्ल मिस पारेख। अगर आपने किसी के भी सामने अपना मुंह खोला, क्या हो रहा है? यहाँ सब ठीक तो है? अचानक अंधेरे में से एक आवाज़ आई। मिस्टर घोष हड़बड़ाकर एक कदम पीछे हट गए। मेरी जान में जान आई। तभी एक लड़का हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी और सिर को कवर किया हुआ था, जिससे उसे पहचानना ज़रा मुश्किल हो रहा था। शायद उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा। तुम इस आदमी को जानती हो? उसने सीधे मुझसे सवाल किया। मैंने घोष सर की तरफ देखा। उनकी आंखों में मुझे अब भी अपने लिए साफ साफ चेतावनी नजर आ रही थी। हाँ, वो बस मुझे समझा रहे थे कि मुझे इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। मैंने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की, मगर डर से अब तक मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। तभी अचानक उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जिससे मैं, मिस्टर घोष और साक्षी तीनों ही शॉक्ड हो गए। वो झट से घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम मुझे अकेला छोड़कर गई ही क्यों? 2 मिनट के लिए मैं किसी से बात क्या करने लगा? तुम तो अकेले ही निकल गई और मेरी प्रिंसेस इतने सारे भारी बैग्स अकेले उठा रही है। ला, ये सब मुझे दो, तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा होगा। कहते हुए उसने सब बैग्स ले लिए। इतना नज़ारा देखने के बाद मिस्टर घोष गाड़ी में बैठ चुके थे। कार स्टार्ट कर उन्होंने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। मैं उनके देखने से अंदर ही अंदर तक सिहर गई थी, मगर उनको अपनी तरफ देखता पाकर उस लड़के ने झट से मेरा हाथ उठाकर उन्हें दिखाते हुए चूम लिया। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से निकल गई। मैंने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया और तुरंत उससे भी 4 कदम डिस्टेंस पर आ गई। जैसे अब कहानी का नया विलन वही हो। घबराने की ज़रूरत नहीं, वो गया। क्या वो तुम्हें धमका रहा था? मैंने नामे सिर हिलाया और वो ऐसे मुस्कुराया जैसे पहले से जानता हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, बहुत स्वीट हो तुम। बाय द वे, आई एम समर। कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अनाया, कहते हुए जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने फिर से बड़े अदब से झुकते हुए मेरा हाथ चूम लिया।
ठीक उसी समय पीछे से आवाज आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छोड़ो उसे। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हमारे प्यारे प्यारे अमर सर खड़े थे। अब जाकर हीरो की एंट्री हो रही थी। जब सब पिक्चर खत्म हो गई थी। नॉर्मली तो पुलिस लेट से आने के लिए बदनाम है, मगर मेरी कहानी में हीरो ही हमेशा लेट एंट्री मारता है। समर धीरे से बोला, लो इतनी मुश्किल से एक को भगाया था, इतनी जल्दी दूसरा भी आ गया। अमर, क्या बकवास कर रहे हो? समर, रिलैक्स बड़ी, मैं बस इनकी हेल्प कर रहा था। तुम तो खामोखा तोहमत लगाने लगे मुझ पर। वैसे मेरा नाम समर है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि अपने नाम की तरह ही हॉट हूँ मैं। कहते हुए उसने अमर सर की तरफ देखकर अपनी एक आंख दबा दी। अमर सर ने उसे घूरकर देखा, जैसे उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे हों, और उसके सामने ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां से लेकर जाने लगे। अमर, चले मिस पारेख। समर, अनाया, आपके बैग्स। मैं अपने बैग्स ले पाती उससे पहले ही सर ने उसके हाथ से वो बैग्स झपट कर ले लिए और मुझे खींच कर लाकर कार में बिठा दिया। बाहर खड़ा समर मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। अभी हम कुछ ही दूर गए होंगे कि सर ने गाड़ी रोक दी और सीधे मेरी तरफ मुड़कर सवाल दाग दिया, कौन था वो लड़का? और उसने तुम्हें किस कैसे किया और तुमने उसे ऐसा करने कैसे दिया? मैं हैरान रह गई। समथिंग इज बर्निंग राइट। आपको जलन हो रही है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उनको देखा। सर ने लगभग खा जाने वाली नजरों से मुझे देखा और डैशबोर्ड में से सैनिटाइजर निकालकर मेरे हाथ पर स्प्रे कर दिया। अमर, अब ठीक है। अब बताओ क्या कर रही थी उसके साथ? मैं वहां अकेली थी जब मिस्टर घोष ने आकर, वो बस मुझे उनसे बचा रहा था। वो नज़ारा याद कर एक बार फिर से मेरे हाथ कांपने लग गए थे और तभी मुझे शॉक्ड करते हुए अमर सर ने मुझे एक झटके से गले से लगा लिया। अमर, आई एम सॉरी अनाया, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर मुझे खुद से अलग करते हुए वो बोले, यही मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा था। घोष जैसा दिखता है वैसा नहीं है। उम्मीद है अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। दोबारा अब गलती से भी उसके सामने कोई गलती मत करना। मैंने मन ही मन सोचा, मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक थोड़े है। भला हो समर का जो वक्त पर वहां आ गया, वरना मैं तो शायद हार्ट अटैक से ही मर गई होती। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।